और लाइट चैप्टर में हमारा जो चल रहा है वो रे ऑप्टिक्स चल रहा है और आज की क्लास में हमारे बहुत सारे टारगेट हैं। देखो, जो आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और फिर मिरर फॉर्मूला के बाद हम सीखेंगे वो सभी तरीके की इमेजेस बनाना जो हम लोगों ने सीखा था आपके पास में एंगल आई और आर से। तो मतलब हम इसमें कॉनकेव मिरर की भी इमेजेस बनाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेजेस बनाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक जो प्लेन मिरर है, हम लोग प्लेन मिरर कवर अप कर चुके हैं। तो प्लेन मिरर बच्चों हम लोग कवर अप कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग आपके साथ मिरर फॉर्मूला, इमेजेस, आपके साथ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की सीखेंगे। सबसे पहले ना एक रूल समझ के चलो और उसी रूल से मैं आपको ना सब कुछ करा दूंगा। मतलब मेरा रूल क्या है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। बस मैं इस चीज को दिमाग में रखूंगा, इसके अलावा कोई भी चीज मेरे को रे ऑप्टिक्स में समझने की, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताना चाहिए कि मेरा एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, अब लॉजिक के साथ समझना। तो अब आपके पास में एक मैंने आपको कॉनकेव मिरर दिया क्योंकि आप इसमें निकालना चाहते हो मिरर फॉर्मूला, मतलब मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला आपका कॉनकेव के लिए काम करता है वही कॉन्वेक्स के लिए भी काम करता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करके चल रहे हैं इसको कॉनकेव मिरर के लिए, जिससे कि समझना आसान हो जाएगा। तो देखो, ये जो मिरर है, अब ये मिरर बनाया कैसे क्या होगा। मिरर को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक स्फेरिकल, आपने कोई गिलास का स्फेयर लिया होगा। मतलब आपने गिलास का एक स्फेयर लिया, मतलब आप ना वहां बैठो, सामने बैठो। तो आपने क्या करा, आपने गिलास का एक स्फेयर लिया। तो गिलास के इस स्फेयर को आपने उसमें से एक पोर्शन कट करा और कर्व आपने बाहर निकाल लिया। जैसे कि आपने एक चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे के अंदर आपको जो गिलास का पीस दिखाई दे रहा है, जो लेंस आपका है, वो आपके पास में आपने बाहर निकाल लिया। अब आपने उसको निकालने के बाद में उसको एक जगह से पॉलिश कर दिया। हमने सीखा था लास्ट क्लास में भी कि पॉलिश हम लोग क्यों करते हैं। पॉलिश करने का मतलब है कि एक सिल्वर की लेयर चढ़ा दी हम लोगों ने। ये जो सिल्वर की लेयर है, ये एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है, तो ग्लास के अंदर एक इमेज फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आपके पास में गिलास है, गिलास तो सस्ता होता है, लेकिन आपके पास में जो मिरर है, मिरर आपका महंगा होता है, क्योंकि आपने पीछे जो लेयर चढ़ाई है वो बहुत ही फाइन लेयर आपने सिल्वर की चढ़ाई है। मतलब कैसा, आपके पास सिल्वर पॉलिश है, तो आपने सिल्वर की पॉलिशिंग करी हुई है। अब आपने देखा होगा मिरर में सामने की तरफ तो सरफेस आपके पास में होती है सिल्वर वाली, लेकिन पीछे की सरफेस पे आपके पास में ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का एक अलग से एक पेंट चढ़ा हुआ होता है। क्यों चढ़ा हुआ होता है? क्योंकि वो जो सिल्वर की लेयर है वो खराब ना हो जाए। तो आप उस सिल्वर की लेयर को बचाने के लिए पीछे से आपने उसे पेंट की एक लेयर से कवर अप कर दिया कि अब आपकी सिल्वर की लेयर आपकी सेफ है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इतना पढ़ाई समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? वेरी गुड। अब देखो, ये जो मिरर है, मतलब ये जो आपके पास में मिरर, मतलब एक छोटा सा स्फेरिकल पोर्शन है, ये आप किसी एक बड़े गिलास में से बाहर निकाल के लेकर आए हो, तो उस गिलास का कोई तो सेंटर होगा। उस गिलास का जो सेंटर है, आप उस सेंटर को बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उस गिलास की कोई तो रेडियस होगी, उसको बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो आपके पास में ये ऑप्टिकल फिगर आपको मिल रही है, इसका कोई तो ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट होगा। तो जो मिड पॉइंट आपका ज्योमेट्रिक है, आप उसको बोलते हो पोल ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले तो मैं बच लिया सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं आपको सारी चीजें सिर्फ इसी रूल से सिखाऊंगा। मैं आपको बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इवन आपसे आईआईटी जेईई मेंस में पूछे जाएंगे आपके पास में, या नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ इसी रूल से रिफ्लेक्शन के सॉल्व करके दिखा दूंगा। लाइट रे मेरे पास में आती है बिल्कुल पैरेलल, तो जो लाइट रे मेरे पास पैरेलल आएगी, अब ध्यान से समझना, आपके पास इसको रिफ्लेक्ट होना है। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए आप तुरंत क्या बनाते हो, तुरंत आप एक नॉर्मल बनाते हो। नॉर्मल अपने आप में एक तरीके की टेंजेंट है, तो आपने यहाँ पर नॉर्मल बनाया। अब ये नॉर्मल के ऊपर आपके इसमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। ये सॉरी, ये टेंजेंट है, ये आपने एक टेंजेंट बनाई, इस टेंजेंट पे नॉर्मल बनाओगे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे। तो टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब जो भी आप लाइन बनाओगे परपेंडिकुलर, वो हमेशा सेंटर से पास होगी। मतलब इस टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो भी लाइन बनाई जाएगी, वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी। अब ये सेंटर से पास हो गया आपके पास में, भैया आपके पास में, भैया आपका रूल आपसे कहता है कि नॉर्मल जो होता है आपके पास में, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी।
अब ये अगर सेंटर से पास होगी, हमारे को नॉर्मल मिल गया। अब नॉर्मल के साथ एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। अब ये जितने एंगल पर आपकी इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट भी होना है। तो जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर रखा, तो आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो अपने आप एक मिड पॉइंट मतलब फोकस से पास हो रही है। तो ये अब आपको क्या बना, आपके पास में ये रूल आपने इसी रूल से ड्राइव करा है कि आपका आई आर के इक्वल होता है। तो आप कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमारे पास ये छोड़ो ना, सब आएंगे, चिंता मत करो, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। आप पहले तो मैं आपको देखो, मैं आपको बिल्कुल कहां से लेकर आया कि आप गिलास के सामने खड़े हो और उसमें भी मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप एक ऐसी शर्ट पहन कर आए हो जो शाइन मार रही है। आप उस शाइन मारने वाली शर्ट के अंदर इमेज नहीं देख सकते क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, लेकिन मिरर के अंदर इमेज देख सकते हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और मिरर भी आपको किस हाइट का चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल बेस से उठा के लेके चल रहा हूँ ऑप्टिक्स के अंदर। तो आपको ऑप्टिक्स में सब कुछ समझ में आएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहो। अब देखो, अब अगली चीज आती है भाई, ये हमारे पास में पोल है। एक बंदा कहता है आपके पास में कि भाई साहब ये सेंटर है, मैं आपके पास में जो लाइट रे है मैं उसको सीधा फोकस से पास कराऊंगा। हमने कहा भाई बिल्कुल कराओ। तो लाइट रे को उसने फोकस से पास कराया। आपने उसी जगह पर जहां पर वो लाइट रे इंसिडेंट होती है, आपने उस जगह पर क्या करना होता है, लाइट रे जिस जगह पर इंसिडेंट होगी वहां पर आप क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। वेरी गुड बताओ। इस टेंजेंट के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट पर कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो रेडियस होती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या कहलाती है आपके पास में नॉर्मल। अब आपके पास ये नॉर्मल से जिस एंगल पर इंसिडेंट होता है वो है आई, नॉर्मल से जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा वो होगा आर। तो आई और आर इक्वल होते हैं, तो लाइट रे देखो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे अपने आप पैरेलल हो गई। तो जो लाइट रे फोकस से आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसी रूल से सेम एंगल आई और सेम एंगल आर होने की वजह से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर कैसे हो जाती है, पैरेलल। ये रूल आपको अपने आप पता चल गया, मतलब ये रूल आपने कुछ रटा नहीं, आपको अपने आप पता चल गया। हाँ ना बताओ, अनन्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको क्लियर है, सिमरन आपको क्लियर है, बढ़िया। अब देखो अगली चीज, अब हमारे पास तीसरे वाले पर आ गए हम लोग। हमसे कहते हैं कि ये हमारे पास में मिरर है। अगला बंदा कहता है भैया आपने सेंटर से पास होगी रूल बता दिया, फोकस से पास होगी रूल बता दिया, कैसे आया ये भी बता दिया, बताओ अगर मैं पोल पे लाइट रे भेज दूं। हमने कहा भैया हमें क्या दिक्कत है, आप पोल पे लाइट रे भेज दो। आपने पोल के पास एक लाइट रे को भेजा, तो जो लाइट रे पोल पर जाएगी आप तुरंत से एक टेंजेंट बनाओगे। ये टेंजेंट है और ये आपके पास में जो रेडियस है वो सेंटर से पास होगी। तो टेंजेंट आपके रेडियस सेंटर से पास होगी। आपने कहा भैया ये आपके पास में आई है, ये क्या आपके पास में आर है। आपने कहा ये आई है और ये आर है। अब आपके पास में इन दोनों एंगल्स को इक्वल होना है, मतलब लाइट रे ऐसे करके बाउंस हो जाएगी। मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर लाइट रे आपके पास में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सी को और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास में क्या है, ये आपका फोकस है, फोकस है, ये आपका सेंटर है और ये आपका पोल है। अब देखो, अब आपके उसमें फोर्थ चीज आती है। अगला बंदा कहता है आपके पास में कि हम एक मिरर लेंगे, इस मिरर का पोल ये होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका फोकस होगा और मैं लाइट रे को सीधा सेंटर से ही पास कराऊंगा। तो लाइट रे सेंटर से पास कराओगे, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी टेंजेंट। इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो भी सेंटर से ही पास हो रहा होगा, रेडियस हमेशा सेंटर से पास होता है। तो लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए। अब हम अपने अगले दो पोर्शन के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे सारे रे डायग्राम्स और आज हम सबसे पहले सीखेंगे मिरर फॉर्मूला। अब जब मैं आपको मिरर फॉर्मूला सिखा रहा हूँ और मैं आपको रे डायग्राम सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक फॉर्मूला उसके अंदर लिखवाऊंगा। आप लोगों को जो अपनी कॉपी बनाओगे उसमें ब्लैक पेन से आप उसके अंदर हेडिंग डालोगे, पेंसिल से आप उसके अंदर डायग्राम बनाओगे
और बहुत नीट एंड और ब्लू पेन से उसके अंदर वो सारे फॉर्मूलाज लिखोगे और डेरिवेशंस लिखोगे। बहुत अच्छी कॉपी आप लोग रे ऑप्टिक्स की बना के चलोगे। बहुत सारे इसमें रे डायग्राम्स होते हैं। 90% क्वेश्चन में आपके रे डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाते हैं। देखो समझो, मैं आपसे बात करके चल रहा हूँ मिरर फॉर्मूला की। अब मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करना बच्चों बहुत आसान है और बच्चे इसमें बहुत रट्टा मारते हैं और ये उनको बहुत मुश्किल भी लगता है। मैं आपको देखो एक चीज समझा के चलता हूँ। ये आपके पास में पोल है, आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ये आपके पास में सेंटर है और ये क्या आपके पास में फोकस है। ये आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब ये जो लाइन जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, सोच रहा हूँ आपके पास में क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देता हूँ। अभी सारे डायग्राम मैं समझूंगा, मुझे पता नहीं है क्या होंगे, लेकिन मैं समझूंगा। पहले मैंने क्या करा, इसको सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ए बी को रख दिया। मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, मतलब हो सकता है आपके पास में एग्जामिनर, अब जैसे मैंने पूछे क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जामिनर ने कुछ ही नहीं करा, कोई मिरर फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। एग्जामिनर ने आपके उसमें इस ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी जगह पर भी प्लेस कर दिया, कोई भी पोजीशन बना दी। अब उसी रे डायग्राम को यूज करके उसने आपसे कुछ भी निकलवाया, हमें पता नहीं क्या निकलवाएगा, लेकिन कुछ भी निकलवाया तो रे डायग्राम से निकलवाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोच के बताओ, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी कहां से पास होगी? फोकस। जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो कहां से पास होगी? ठीक है, कुछ लोग कर दिया आपने। हाँ ये गलती है, एक बार दोबारा बना दो। कभी भी आपके पास में गलती नहीं होगी। देखो समझो, आपने मिरर बनाया, जैसा मर्जी मिरर बना लेना, सेंटर से पोल। अब देखो जितना सेंटर से आपके पास में फोकस होगा उतने फोकस से क्या होगा, आपका पोल होगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए। देखो एक बार, ये है और ये है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बराबर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फोकस है और ये हमारे पास सेंटर है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ। एक लाइट रे हमारी पैरेलल गई और जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो गई। एक लाइट रे हमारी फोकस से गई, जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो लाइट रे हमारी पैरेलल हो गई। लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए, हाँ फोकस से जाएगी पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल क्यों नहीं जा रही पूरी? पैरेलल गई फोकस से पास, फोकस से गई और अब हमारे पास में ये लाइट रे पैरेलल, अरे भाई सीधी से पड़ रहा। चलो ये जहां पे मिली, ये आपके इसमें इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो अब अपने उसमें ड्रॉ करोगे कंपास से, बिल्कुल पैरेलल आएगी। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक इमेज को फॉर्म कर दिया। ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ए बी और इमेज है हमारे पास ए डैश बी डैश। ये इमेज अपने आप जैसे मर्जी ड्रॉ करना, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके बराबर है, लाइट रे बिल्कुल पैरेलल गई है और सीधा फोकस से पास की है, फोकस से गई है और बिल्कुल आपने पैरेलल करी है, तो हमेशा बियॉन्ड सी इमेज बनेगी हमेशा। तो देखो हमारे पास ये इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब और ज्यादा अच्छी बनी होती, क्योंकि मैंने जितना आगे रखा है इसके और ज्यादा पीछे होनी चाहिए थी, यहाँ इसकी इमेज बननी चाहिए थी। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा ध्यान से समझो, ये जो सेंटर से आप कहां तक हो, पोल तक हो, तो सारे डिस्टेंस ना पोल से मेजर किए जाते हैं। तो जितने भी डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट में होते हैं वो सारे नेगेटिव, जितने भी डिस्टेंसेस पोल के राइट में होते हैं वो सारे पॉजिटिव, जितने भी पोल के ऊपर है वो सारे पॉजिटिव, जितने भी पोल के नीचे वो सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, वो हमारी साइन कन्वेंशन है, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। तो सेंटर से लेकर हमारे पास में पोल, सेंटर से लेकर पोल हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं, माइनस का आर होगा। ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बी, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, माइनस का यू होगा, पोल और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और पोल से लेकर आपके पास में इमेज, मतलब ए डैश पी को अगर आप मेजर करोगे तो वो इमेज का डिस्टेंस होगा कितना होगा, माइनस का वी होगा। अब आपके इसमें फोकस से लेकर अगर आप पोल को मेजर करोगे, तो फोकस से लेकर पोल को मेजर करोगे तो वो कितना होगा आपके पास, एफ होगा। तो हमारे पास सेंटर से पोल पता है, ऑब्जेक्ट से पोल पता है, हम इमेज से पोल पता है, फोकस से पोल पता है। पहले हमने इतनी चीजें नोट कर ली, यहाँ तक का मुश्किल है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहूंगा। मेरे पास इस पॉइंट का आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दो, जो नाम आपको अच्छा लगता हो। आपको एम से रख देते हैं इसका नाम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम हम एल रख देते हैं। और इसके पास में ये बी पॉइंट्स है आपके पास, ये यहाँ आता है, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, क्यू रख देते हैं।
सिर्फ हम लोगों ने इतना करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अब आपके पास में जो ट्राइंगल्स मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, जो मैं पूछूंगा सिर्फ वो बताना, और एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके, मतलब आज की क्लास के बाद रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको आंख बंद करके इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर देने हैं बस। एक पार्ट मैं राइट में सॉल्व करूंगा और एक पार्ट मैं आपके लेफ्ट में सॉल्व करूंगा। इसी क्वेश्चन के दो पार्ट कर देने, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा इसको रब करने के बाद। कैसे होगा समझो। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, इस ऑब्जेक्ट ए बी के सामने क्या आपके पास एम एन, तो ए बी और एम एन कैसे है? इक्वल है ना, क्योंकि पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब आपका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, आपने कहा दोनों लाइन आपके पहले लाइन के बीच में जहां भी जाओगे डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। आपके पास में ए डैश बी डैश और ये आपके पास में एन और क्यू कैसे है? सेम है। पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, दोनों लाइन आपस में कैसी है? पहले लाइन, और कुछ नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो एक बार ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट वाले आपके ऑब्जेक्ट के सामने वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, और एक बार इमेज के साथ इमेज के सामने वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, बस। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे क्वेश्चन आपके पास में जैसा मर्जी घुमाकर टीचर आपको दे दे, आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपने सिर्फ यही काम करना है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर रखना है ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर रखना है इमेज वाला ट्राइंगल। तो एक तरफ होगा ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल और एक तरफ होगा इमेज वाला ट्राइंगल। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है? तो आपने क्या ले लिया? ए एफ बी ले लिया, क्योंकि उसमें ए और बी आएगा। ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा? देखो जैसे आपने ए एफ बी लिया, ऐसे क्या लेना पड़ेगा? एल एफ क्यू लेना पड़ेगा आपको, सेम ऑर्डर में। एंगल तो सेम होना चाहिए ना। आप जैसे ए से एफ पे गए हो और बी पर गए हो, वैसे आपको एल से एफ पे आना पड़ेगा और क्यू पर आना पड़ेगा। तो सिमिलर है किसके ट्राइंगल? आपके पास एल एफ क्यू के सिमिलर है। अब सिमिलर है तो फायदा क्या होगा? इसका मतलब है ये ए एफ अपॉन में कितना होगा? एल एफ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में? ये एफ बी अपॉन में कितना होगा आपके पास? एफ क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? ये ए बी और अपॉन में कितना होगा आपके पास? एल क्यू। यहाँ तक मुश्किल है? देखो अब मेरे पास में क्या है? एक चीज है एफ बी, मेरे काम की नहीं है। एफ बी एफ क्यू मेरे काम का नहीं है, हटा देता हूं। मैंने सिर्फ क्या ले लिया आपके पास? ए एफ ले लिया, एल एफ ले लिया, इज इक्वल टू कितना ले लिया? ए बी ले लिया और एल क्यू ले लिया। अब लॉजिक समझना, मेरे पास में ये जो ए से लेकर एफ है, ये ए से लेकर एफ है, अनन्या कितना होगा? प्रथम सिमरन आप लोग बताओ, ये ए एफ कितना होगा? पहले बताओ। मैंने नहीं बोला कि मैंने कहा मैंने इसको बीच में कहीं पे भी रखा है, मैंने कहा मिड पॉइंट पर रखा है। इनके बीच में कहीं पर भी पॉइंट है, मुझे पता नहीं है कहां पर है। मैं सिर्फ ए और एफ पूछ रहा हूँ कितना होगा, ए एफ कितना होगा। अगर देखो आपने ये चीज यहाँ सॉल्व कर दिया, आप एग्जाम में 6 महीने के बाद भी सॉल्व कर दोगे। ए एफ कितना होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं होगा जो तुम बता रहे हो। अभी देखिए सारे डिस्टेंस मैंने कहां से मेजर किए थे? पोल से मेजर किए थे। तो पोल के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट भी पता है और पोल के रिस्पेक्ट में आपको फोकस भी पता है, और मैं आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये क्या होगा? अभी साइन कॉम्बिनेशन मत लगाना, सिर्फ ये बता दो पी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मैंने पूछा पी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए प्लस एफ पी। तो मैंने आपसे पूछा अगर पोल से आप ऑब्जेक्ट तक जाते हो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में हमेशा यू होता है, तो पी ए कितना होगा? यू होगा। पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू होता है, और पोल के रिस्पेक्ट में फोकस का डिस्टेंस कितना होगा? एफ। तो हमारे पास में ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ए एफ पूछ रहा हूँ बस। तो ए एफ क्या होगा? पूरा पोल से डिस्टेंस करूंगा यू, उसमें से एफ को माइनस करो तो यू माइनस एफ होगा। तो ए एफ हमारे पास में क्या होगा? पूरा पोल से ए तक का डिस्टेंस, उसमें से माइनस करो तो पोल से एफ तक का डिस्टेंस। तो कितना होगा? यू माइनस में कितना होगा? एफ होगा। अब आप मुझे बताओ, ये एल से लेकर एफ को मेजर करूं या पी से लेकर एफ को मेजर करूं, क्या इनमें कोई फर्क होगा? होना तो चाहिए। लेकिन हमारे पास में हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट इतने ज्यादा पास में है कि ये जो फर्क है आपके पास में, आप एल से एफ को मेजर करो या पी से एफ को मेजर करो, कोई बड़ा फर्क नहीं है, कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि मिरर आपके पास में बहुत छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। मतलब छोटा सा कर्व, छोटा सा पोर्शन है एक बड़े मिरर का, बड़े बड़े स्फीयर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, छोटी सी आर्क है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट है बहुत ज्यादा पास में,
तो ये जो आपके पास एल से लेकर जो एफ है, आप इसको पोल से लेकर एफ मान सकते हो, और यहाँ पर आप इसमें लिख भी देते हो कि जो एल से लेकर एफ है वो नियरली इक्वल है किसके आपके पास में, जो पोल से लेकर एफ होगा। तो इसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया, फोकस एफ लिख दिया, ये आपके पास ए बी लिखा रहा, और एल से लेकर क्यू। अब मुझे बताओ एल से लेकर क्यू कितना है, एल क्यू कितना होगा। और बच्चों देखो साथ साथ करते चले जाओ, मैं आपको उतारने का टाइम नहीं दे पाऊंगा, साथ साथ करते चले जाओ। तो आपके पास में एल से लेकर क्यू, अब मुझे बताओ एल क्यू कितना होगा। काफी मुश्किल सवाल पूछा मैंने आप लोगों से, एल क्यू क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एल क्यू जो होगा प्रथम, एल क्यू के सामने आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जो एल क्यू के सामने सेट है पे दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कितना होगा, ए डैश बी डैश होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या आप इसे कभी भी भूलोगे, क्या आप इसे भूल सकते हो। चलो अब मैं आपकी बात करके चलो, अब आप मुझे ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें इमेज आती हो, और जिसके अंदर आपके पास में देखो जिसमें इमेज आती है और उसके सामने का ट्रायंगल आता हो, तो कौन सा ट्रायंगल इमेज बनाता है। तो देखो आपने बोला ए डैश एफ और बी डैश, ये सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, ना छोटी सी गलती, गलत, छोटी सी गलती कर लो। आपने ठीक बोला है, ए डैश एफ बी डैश सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ए डैश एफ बी डैश सिमिलर है, किसके सिमिलर है, एम एफ ए। शाबाश, आपने जो सिमिलर बिल्कुल सही बोला था, बस और ना अनन्या ने ना ऑर्डर से बोला, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर से होना चाहिए, एन एफ एम। तो क्या होगा आपके पास, देखो जब आप ए डैश एफ बी डैश की बात करो तो ए डैश जैसा पॉइंट तो आपको एन ही मिलेगा ना आपका, ये वाला एन, तो एन एफ एम तो सिमिलर होगा ट्राइंगल के किसके, आपके पास एन एफ एम के सिमिलर होगा। अब सिमिलर है तो क्या होगा, ए डैश एफ के नीचे आ जाएगा एन एफ, एफ बी डैश के नीचे आ जाएगा एफ एम, इस कितना होगा, ए डैश बी डैश और अपॉन में कितना हो जाएगा एन एम। अब ए डैश एफ, ए डैश एफ कितना है, ए डैश एफ कितना होगा। अब देखो सुनो, ये एफ बी डैश और एफ एम को हटा देता हूं, मेरे को चाहिए ए डैश एफ अपॉन में एन एफ इज इक्वल टू कितना होगा, ए डैश बी डैश और अपॉन में एन एम। अब मुझे बताओ ए डैश एफ कितना है, सारे डिस्टेंस से पोल से मेजर किए जाते हैं। तो बी माइनस, बिल्कुल ठीक है भाई, ए डैश एफ हमसे पूछा गया, तो पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है वी, पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना है एफ, हमारे को ए डैश एफ पूछा गया है, तो ए डैश एफ निकालने के लिए पोल से लेकर पी ए डैश में से पी एफ को माइनस कर दो, तो कितना होगा आपके पास में ए डैश एफ, ए डैश एफ के निकालने के लिए कितना होगा, पोल से लेकर ए डैश कितना होगा आपके पास में वी, माइनस में कितना होगा एफ, और एन एफ, एन एफ कितना होगा आपके पास, एन आपके पास नियर होगा आपके पास में पी के, तो हमारे पास जो एन एफ है वो नियरली इक्वल टू होगा किसके, आपके पास में पी एफ के इक्वल होगा। तो वी माइनस में एफ नियरली इक्वल है किसके, एफ के, इज इक्वल टू कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन में एन एम, एन एम कितना है, एन एम कितना है, ए बी के इक्वल है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले आप लोग यहां तक पहुंच जाओ, अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, यहां तक किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। अब आपने कुछ नहीं करना, आप लोग किसी तरीके से सिर्फ ए डैश बी डैश, अब देखो यहां से भी अगर आप u माइनस एफ को अगर आप उल्टा कर दोगे तो बनेगा f अपॉन में कितना होगा, u माइनस एफ इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, ए डैश बी डैश अपॉन में कितना बन जाएगा, ए बी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की दोनों वैल्यूज को आपने आपस में इक्वेट किया, इक्वेट करने का मतलब है ये बनेगा v माइनस एफ
अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास, एफ अपॉन में कितना होगा आपका यू माइनस एफ। आपने इसको मल्टीप्लाई करा v माइनस एफ को मल्टीप्लाई करा आपने u माइनस एफ से, और f को f से मल्टीप्लाई करा, कितना बनेगा एफ स्क्वायर। और अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो बच्चों, अब आपके पास जब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया होगा तो आपने इसको करा होगा v u v माइनस में वी एफ माइनस में एफ यू और प्लस का एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा एफ स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, यू वी इज इक्वल टू बन जाएगा वी एफ और प्लस में कितना बन जाएगा एफ यू। एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट गया। अब आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय यू वी एफ से, तो क्या होगा आपके पास यू वी के अपॉन में यू वी एफ के अपॉन में यू वी एफ और यू एफ के अपॉन में यू वी एफ। देखो क्या फायदा होगा, यू वी से यू वी कटेगा, वी एफ से वी एफ कटेगा और यू एफ से यू एफ कटेगा। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस में वन अपॉन यू आ गया। क्या ये मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है? क्या आप इसे कभी भी भूल सकते हो? आपने ऑब्जेक्ट वाले ट्राइंगल को ऑब्जेक्ट वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना होता है और इमेज वाले ट्राइंगल को इमेज के सामने वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना होता है, बस। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मैंने यूज नहीं करी। फिर दोनों जो हमने जो ड्रॉ किया पैरेलल लाइंस उसको इक्वल करना है, मतलब बस mn को ab के इक्वल। हाँ, और एल क्यू को आपके पास ए डैश बी डैश के ऊपर, हाँ, उनसे जो रेशो निकले हमारे पास उनको बराबर कर दो। और जो ab का होगा वो u माइनस b का होगा। हाँ, वो तो डिस्टेंस है ना, सारे पोल से मेजर किए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। जब आप साइन कन्वेंशन को यूज करोगे तो आपके पास में यू जो होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव। इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। इस केस में मतलब हर एक केस में अलग अलग होगा। और फोकस के केस में कैसा होगा, इस केस में जो फोकस है वो भी कैसा होगा आपके पास में, नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या, लेफ्ट। जितनी भी चीजें लेफ्ट में वो सारी की सारी क्या आपके पास में नेगेटिव है। तो हमारा साइन कन्वेंशन यूज करके भी फॉर्मूला हमारा वन अपॉन एफ वाला वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू आ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अब देखो, अब हमारे को इमेजेस फॉर्म करनी है। अब आप ना मेरे साथ मिलकर इमेजेस बनाओ। देखो, सबसे पहली इमेज बनाते हैं आपके पास में, हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अब हमारे पास रे डायग्राम्स है। ऑफ कॉनकेव मिरर, मुझे बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड सी रख दिया। देखो जी, ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास सेंटर है इसका मिरर का पी, ये आपके पास मिरर का सेंटर कितना होगा सी, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में फोकस पॉइंट होगा एफ होगा। बस मिड पॉइंट आपको ढंग का बनाना चाहिए कि लगे वो मिड पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, चेक कर लेता हूँ। ये एफ यहाँ पर है तो यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक है। तो एफ इज द मिड पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट को क्या रखा आपने, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट है आपके पास में ए बी। लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, जो लाइट रे स्ट्रेट जाएगी वो पास हो जाएगी आपके पास में फोकस से। एक लाइट रे फोकस से जाएगी और वो आपस में पैरेलल हो जाएगी। जिस जगह पर भी ये आपस में मिलेंगे, ए बी ऑब्जेक्ट आपके पास इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश। अब आप मुझे बताओ इमेज कैसी बनी है। इमेज फॉर्म इज कैसी है, सबसे पहले रियल, साथ साथ बनाते चलो ना, रियल। और कैसी है आपके पास, इन्वर्टेड। लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये आपके पास में बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है, बड़ी है छोटी है, स्मॉल डिमिनिश्ड। हमारा u कैसा है, नेगेटिव। v कैसा है, नेगेटिव। फोकल लेंथ f कैसी है, नेगेटिव। h1 कैसा है, पॉजिटिव। h2 कैसा है, नेगेटिव। हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होती है आपकी, v अपॉन यू, ठीक है। v अपॉन यू मैग्निफिकेशन होती है, सॉरी h2 अपॉन h1 होती है। आप h2 अपॉन h1 लिखो। मैग्निफिकेशन है आपके पास h2 अपॉन h1, और यहाँ पर वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना आपका, वन अपॉन वी प्लस का वन अपॉन यू, जो कि मिरर फॉर्मूला है। आप इसे हमेशा ऐसे लिखोगे आप।
तो ये आपके पास तब जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है। अब देखो सेकंड रहेगा, आप मेरे साथ साथ बना के चलो। आपसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है। तो ऑब्जेक्ट को आपने सी पर बनाया, कैसे बनाओगे? आपने मिरर लिया, आपने पोल लिया, ठीक है जी, यहाँ पर आपने सेंटर लिया, यहाँ पर आपने फोकस लिया। ये जितना है उतना ये है, थोड़ा सा हमेशा छोटे बना दो, थोड़ा सा दूर करना चाहिए। अब ये जितना है ये उतना है, हाँ लगभग सेम है। देखो आपके पास ऑब्जेक्ट आपने लिया ए बी, लाइट रे कहां से जाएगी? पहले लाइट रे आपके पास पैरेलल लाइट रे जाएगी, कहां से पास होगी? एक लाइट रे फोकस से जाएगी, कहां से पास होगी? बिल्कुल नहीं, इस तरीके से पैरेलल हो, जब ये पैरेलल जाएगी तो कुछ इस तरीके से होगी कि सी के जस्ट नीचे आपके पास में सी बनेगा, इमेज बनेगी। ए डैश बी डैश हमेशा सेंटर के नीचे बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर जितना यहां से उतना यहां से होगा। जो लाइट रे फोकस से जाएगी, पैरेलल होने के बाद कट करेगी इस लाइन को और एग्जैक्ट इसी के नीचे इमेज बना देगी। तो हमारे पास में क्या है, इमेज फॉर्म। इमेज कैसी बन रही है? इमेज फॉर्म कैसी है? इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। ठीक है जी, अब आपके पास में बताओ H1 कितना है? पॉजिटिव। H2 कैसा है? नेगेटिव। U कैसा होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V कैसा होगा? वो भी नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होगी? वो भी नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। ये ऑब्जेक्ट एट C है। आप ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F बनाओ। सर ऐसे मेरा फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही होगा। सबके लिए सेम चलेगा, लिखने से रहता है कि याद रहता है, और एग्जाम में लिख के भी आना चाहिए। क्या? पूरा टेंथ का याद आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही है। देखो अब आप मेरे को ना ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बनाओ। देखो ऑब्जेक्ट को आपने क्या रखा, सी और एफ के बीच में रखा है, ए बी। अब कैसे बनाओगे इसको? आप एक पैरेलल लाइन लाइट जाएगी पैरेलल, पास हो जाएगी फोकस से। अब फोकस से जाती है और पैरेलल हो जाती है। इमेज जो बनेगी आपके पास में बियॉन्ड सी बनती है। तो आपके पास इमेज कैसी बन रही है? इमेज फॉर्म दिस रियल, इन्वर्टेड एंड लास्ट। और कैसी है? बियॉन्ड सी बनती है। आपके पास में यू यहाँ भी कैसा होता है? नेगेटिव। वी कैसा होता है? नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन होती है आपके पास H2 अपॉन में कितना होगा आपके पास में H1। 1/f इज इक्वल टू कितना होगा? 1/v प्लस में 1/u। H1 आपका पॉजिटिव और H2 कैसा आपके पास में? नेगेटिव। ये आपके पास पोल होगा, ये आपके पास सेंटर है, ये बीच में आपके पास फोकस है, और ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रख दिया ए बी। अब इसे कैसे बनाओगे आप? देखो पहले लाइट रे आपने क्या करा, पैरेलल बना रहे हो फोकस से भेजने के लिए, या सीधा पोल पे भेज दो? जितने पे इंसिडेंट उतने पे रिफ्लेक्ट। ज्यादा आसान नहीं है? मैं तो वो सी वाला कह रहा था, सी से पास होता हुआ जाएगा। हाँ वो भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, वो भी लेंगे। अब लाइट रे हम लोगों ने क्या करा, एक ऐसी लाइट रे ली जो कुछ ऐसे जाती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से पास हो जाती है। तो ये लाइट रे जो आपस में चल रही है, पैरेलल चल रही है, और ये जाकर कहाँ पे मिलती है? इन्फिनिटी पे मिलती है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट होगा फोकस पर, इमेज बनेगी आपके पास इन्फिनिटी पर। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड
और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। हाँ मैग्नीफाइड कैसे, मतलब उसको जाके, अच्छा हाँ बनी हुई ठीक है ना, हाईली मैग्नीफाइड है है। तो मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बन रही है। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी आपके पास में, और बनेगी कहां पर, एट इंफिनिटी बनेगी। तो यू कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। वी कैसा होगा, माइनस इंफिनिटी। फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। H1 कैसा होगा, पॉजिटिव। अब H2 तो बहुत ही बड़ा होगा, ये भी आपके पास में ये नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन हो गया आपके पास H2/H1, और 1/f इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 1/v प्लस में 1/u। अब देखो लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट को रखा आपने एफ एंड पी के बीच में। ये ऊपर से। हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी। अब देखो अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, मतलब रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन के मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, और आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है, 30 हो गए। 7:27। चलो ठीक है, फिर ये टॉपिक हो जाएगा। देखो अब हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रख दिया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आपके पास में पोल है, ये आपका सेंटर है, बीच में कहीं पर आपके पास में फोकस है, और ऑब्जेक्ट को आपने ए और बी, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और पोल के बीच में। कैसे बनाओगे इमेजेस, बिल्कुल सेम जैसे फोकस पे किया था। पहले लाइट रे कहां पर जाएगी, पोल पर, फिर आप इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट लाइट रे कहां पर जाएगी आपके पास में, सेंटर से जाएगी, और वो सेंटर से ही बाहर निकल जाएगी। अब आपको जो इमेज मिलेगी, इमेज कैसे मिलेगी आपके पास में, पीछे कहीं किसी पॉइंट से आती हुई। तो अब जो आपको इमेज मिलेगी वो पीछे इमेज मिलेगी, क्योंकि आगे तो ये आपके पास में डाइवर्ज हो रही है, मिलेंगी ही नहीं। तो आपको जो इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, ये जो ए डैश बी डैश इमेज मिली है, ये आपके पास में हाइट है H1, ये आपके पास में हाइट है H2। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, यू कैसा होगा, है जी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, लेफ्ट में, नेगेटिव। वी कैसा होगा, वी होगा हमारे पास में पॉजिटिव। हाइट H1 कैसी होगी, हाइट H1 होगी पॉजिटिव। हाइट H2 कैसी होगी, हाइट H2 कैसी होगी आपके पास में, पॉजिटिव होगी। अब सुनो, हमारे पास में जो 1/f है, 1/f कितना है, 1/v, और प्लस में कितना है, 1/u है। आपके पास में जो मैग्निफिकेशन m है वो इज इक्वल टू कितना आपके पास, H2/H1 है। अब सुनो हमारे पास में, हाँ बस ये चीज है, u नेगेटिव है, v हमारा नेगेटिव ना होगा, इस बार पॉजिटिव है, और बाकी सारी चीजें सेम है, और कुछ नया नहीं है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है जी, वर्चुअल होगी। अब बस एक लास्ट टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, हाँ, इमेज फॉर्म दिस। इमेज फॉर्म दिस कैसी होगी आपके पास में, वर्चुअल, कैसी आपके पास में, इरेक्ट, साइज साइज कैसा आपके पास में, एनलार्ज्ड मतलब बड़ी, है ना, और आपके पास में बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। यहाँ तक का क्लियर है। अब बस मैं आपको एक लास्ट टॉपिक समझा रहा हूँ, और फिर उसके बाद ही हमारा खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन लेके चलेंगे। मतलब ये देखो, ये टॉपिक इतने मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए, वही चीज है, बस इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम होगा समझना, री डायग्राम बनाना, वो सब मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, हमारे पास अगला जो मिरर है वो है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का मिरर है।
ये आपके पास में पोल है, ये इसका फोकस है, ध्यान समझना। और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, राइट साइड में तो हमेशा पॉजिटिव होगी, फोकल राइट साइड में तो फोकल लेंथ कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखो ध्यान समझो, एक लाइट रे आपने, एक ऑब्जेक्ट आपने ए बी बनाया, ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, लाइट रे जाती है पैरेलल, कहां से पास होगी, तो लाइट रे को पास तो फोकस से होना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट रे जा रही है कहां पर, आपके पास में पोल पर, क्या होना चाहिए, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने पर आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब क्या होगा, आपके पास में इस तरीके की इमेज बन गई। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश की आपके पास इमेज है, तो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज की आपके पास ए डैश बी डैश है। अब इमेज कैसी बन रही है, इमेज फॉर्म्ड इज, कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी बनेगी, मतलब कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। हमारा यू कैसा होगा, नेगेटिव, वी कैसा होगा, पॉजिटिव। हमारे पास में फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। S1 कैसा होगा, पॉजिटिव, और S2 भी कैसा होगा, आपका पॉजिटिव। अब प्रथम आपने मुझसे कल कहा था कि हम लोग कार का जो मिरर होता है, कार के मिरर में पीछे की चीज को भी देख सकते हैं, वो जो हमारे पास में छोटी सी वो चीज जो हमारे पास होती है वो दिखाई देती है। आपके ऑब्जेक्ट क्या बहुत बड़ा है, उसकी जो इमेज है वो कैसी बनती है, डिमिनिश बन रही है, इतनी छोटी बन रही है कि आप उसको इजीली देख पा रहे हो। मैं ये बात से भी एग्री करता हूँ कि कोई चीज जितनी ज्यादा दूर है हमारे पास में, कोई भी छोटी सी चीज में हम उसको देख सकते हैं, हम ऐसे करके लेंस में उसको देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, देख सकते हैं, किसी में देख सकते हैं, पर हमें ना एक अप्रोप्रिएट लेंथ जो है आपके पास में कितनी होनी चाहिए और कि हम उसे आराम से देख भी पाए। बहुत दूर जाकर अगर हमारी इमेज उसके अंदर बन भी गई मिरर के अंदर, तो क्या हम उसके अंदर अपने आप को देख पाएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, बना देख सकते हैं हम लोग, तो वो इमेज तो बन जाएगी आपके पास, पर एक पर्सन खुद अपने आप को देखने के लिए उसको कितने मिरर की हाइट की रिक्वायरमेंट है, और ये भी हाफ हाथ की, और उसको भी उसको ना एग्जैक्टली कहाँ रखना पड़ेगा, अपने हेड की लेंथ के सामने के नीचे रखना पड़ेगा, मतलब जितना हेड और आईज है उनके जो मिड पॉइंट है यहाँ तक, यहाँ पे उसको प्लेस करना पड़ेगा, ना ऊपर प्लेस करके ना नीचे प्लेस करके एग्जैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने प्लेस कर दिया तो आपको अपनी हाइट को एडजस्ट करना, मतलब डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, कि आपके पास में हेड की रिफ्लेक्टेड रे आपकी आईज तक पहुंच जाए, और आपके टो की जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी आपकी आईज तक पहुंच जाए, कि आप अपने आप को पूरा देख पाओ। आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। कार के लिए कौन सा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, कार में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ठीक है। जब आप क्या कहते हैं, किसी नाई की दुकान पर जाते हो ना, बार्बर शॉप पे जाते हो, तो वहां पर कौन सा मिरर लगा होता है, वहां पर कॉनकेव मिरर लगा होता है, वहां पर आपको अपनी इमेज बड़ी दिखाई देती है। तो जो शेव करने वाला मिरर है, मतलब शेविंग मिरर है, वो कॉनकेव मिरर होता है, और जो रियर व्यू मिरर है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक का क्लियर है बच्चों, यहाँ तक का क्लियर है। चलो ठीक है, अब 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को, पानी वानी पी लो आप लोग, और मैं आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ मैथ्स का। इतने मैथ्स के डाउट्स इकट्ठे कर लो आप, मैथ्स के डाउट आप मेरे को ना व्हाट्सएप कर दो, 5 मिनट के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स देने शुरू करता हूँ डिफरेंशियल के, और फिर मैं आपको वेक्टर का आगे का पोर्शन। देखो बच्चों, आज हमारी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सेकंड डाउट क्लास है, जिसके अंदर हम आपके सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के डाउट्स कवर करेंगे। कल आप सभी के पेरेंट्स मेरे को अपनी कॉपी, आपकी कॉपी सबमिट कर देंगे मेरे पास आकर, मतलब मेरे को इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को भेज चुका हूँ। मुझे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉपी आप मेरे को भेज दोगे, पहले मैं देखूंगा आप सबका काम कंप्लीट है या नहीं है। अब उनके सही सॉल्यूशन क्या है, मतलब जिसके अंदर कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि हम उनके फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पहले इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके एग्जैक्टली सही सॉल्यूशन क्या है। तो मतलब मैं किसी एक की कॉपी, जिसकी भी कॉपी सबसे साफ सुथरी, अच्छी और कंप्लीट होगी, जिसकी भी होगी,
मैं उसको प्रॉपर उसके आंसर, उसके फाइनल आंसर तक सॉल्व करके मैं आपको उसकी एक मास्टर पीडीएफ बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। और उसमें से अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अब आप जो अब आपका अगला हफ्ता स्टार्ट होगा, जो एक नया वीक आप लोगों का स्टार्ट होगा, उस नए वीक के अंदर आप बिल्कुल फ्रेश एनर्जी से और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि सेकंड बुक के अंदर आपको इंटीग्रेशन पूरा आता है, कोई डाउट नहीं है आपका। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको पूरा आता है और आपका उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कंप्लीट पूरा आता है, आपका कोई डाउट नहीं है। पूरा आने का मतलब है कि हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, आप सारे कॉन्सेप्ट जान चुके हो, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हो जो सिलेबस के अंदर के हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपका एक रिवीजन असाइनमेंट बनाऊंगा। वो रिवीजन असाइनमेंट में आपको इन तीनों चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बनाऊंगा और वो मैं आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट देता रहूंगा। आपके पास जैसा टाइम हो आप उस प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करते रहना, बाद में उसकी डाउट क्लास लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक में मेरा पूरा फोकस होगा एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिखाने के लिए जो चैप्टर आपको सबको डिफिकल्ट लगता है। मेरे को मतलब आप ना आपके स्कूल में आपके दोस्त आपको मिलेंगे आपके साथ जब पढ़ रहे होंगे, और आप लोग मतलब इस चैप्टर को सीखने के बाद देखो, अभी तक मैं आपने एक जिस चीज के बारे में मैंने आपसे कहा होगा, आपको सब चीजें बिल्कुल वैसी वैसी मिली हुई होंगी। मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन, जिसका छूट गया वो उसको कभी भी नहीं कर पाया और उसका इंटीग्रेशन छूटा हुआ रह जाता है। तो इंटीग्रेशन आपको मतलब पर्पसली फोकस करके आपको पीछे पढ़ के आपसे इंटीग्रेशन की कॉपी कंप्लीट कराई, उसका फायदा आपको डिफरेंशियल में देखने को मिल गया होगा। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की, फायदा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखने को मिल गया होगा। एग्जैक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ इन 3 चैप्टर को खत्म कर दो, आपको ए वाई मतलब ये चैप्टर खत्म होते ही आपके सिर से इतना बड़ा बोझ उतर जाएगा। जब आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो बोर्ड का बड़ा पोर्शन आपको आता होगा। जब मैं आपके साथ मतलब जो तीसरा रिवीजन मेरा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर पहले मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, फिर मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ना बड़ा पोर्शन पूरे पूरे पेपर्स कराऊंगा मैं आपको बड़ा पोर्शन उसका आता होगा। आपको खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा अंदर से कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे स्कोर 90 आ सकता है। आपको सपना दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका स्कोर 100 आएगा। और ये सच में पॉसिबल है, मतलब ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप इस 90 क्रॉस कर जाओ। ये सच में पॉसिबल है, बस जिसने सिलेबस को पहले खत्म कर दिया और जिसने खुद कराओ। बराबर। अभी मैं आप लोगों के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले देखो मैं स्टार्टिंग से आपको लेके चलता हूँ। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है, तो ये हमें थ्योरी के टॉपिक भी कई बार आते हैं, बनवाकर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। देखो हमसे पूछते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर है और उसकी क्या डिग्री है। इसी चीज को ना थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। देखो आपसे कहते हैं कि dy अपॉन में dx हो सकता है आपके पास e की पावर x हो। सुनिएगा, हमसे कहते हैं d2y अपॉन में dx2 प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो 0 हो। आपके पास d3y अपॉन में dx3 प्लस में x स्क्वायर के साथ d2y अपॉन dx2 की पावर 3 हो, इज इक्वल टू कितना आपके पास में 0 है। और फिर आपसे कहते हैं d3y अपॉन में dx3 प्लस का 2 टाइम्स d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर है, माइनस में dy अपॉन में dx है, प्लस का y इज इक्वल टू में कितना आपके पास में 0 है। देखो आपसे कहते हैं कि dy अपॉन में dx है उसका होल स्क्वायर है, प्लस में आपके पास में dy अपॉन में dx है, माइनस में कितना आपके पास साइन स्क्वायर y है, इज इक्वल टू कितना आपके पास में 0 है। और आपसे कहते हैं कि dy अपॉन में dx हो और प्लस में साइन के साथ में dy बाई dx हो, इज इक्वल टू कितना आपके पास में 0 है। तो देखो आपसे पूछते हैं कि इसकी डिग्री बताओ और इसका ऑर्डर बताओ। तो देखो मैं आपको ना एक अपना तरीका समझाता हूँ, इसको समझने का ना मैं आपको, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है इसके अंदर, मैं आपको अपने समझने का तरीका समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज सिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जितने आपके पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब उतने ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप उसके अंदर लेकर आते हो और आप उसे जब सॉल्व करते हो तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाती है। ये सिखाया था आप लोगों को। मतलब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, ए है और क्या आपके पास में बी है। तो आप इसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो।
मतलब आपने एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपका d2y बाई dx2 आएगा। यही सीखा था हम लोगों ने। अब आप मुझे बताओ dy अपॉन dx का मतलब है कितनी बार डिफरेंशिएट किया आपने, कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। तो मैंने आपको डिफरेंशिएट करने का ऑर्डर कितनी बार दिया, एक बार ऑर्डर दिया, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। अगर इसकी पावर 3 होता, अगर dy बाई dx की पावर 3 होती तब भी ऑर्डर कितना होता, 1, क्योंकि डिफरेंशिएट तो एक ही बार करा ना। तो डिफरेंशिएट करने का आपको जो ऑर्डर मिला वो एक ही बार मिला। तो dy बाई dx आपका क्या बता रहा है आपके पास कि उसका ऑर्डर क्या आपके पास है, 1 है, लेकिन उसकी खुद की पावर कितनी है, 3 है। तो उसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब उस